Good morning, everybody. Good morning, sir. बेटा हम लोगों ने जो लास्ट क्लास किया था उसमें हम लोग जो है एरे के बारे में बात कर रहे थे। Yes, sir. तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ी सी थ्योरेटिकल हम लोग लेके चलेंगे आज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एरे क्या है। एरे इज अ लिस्ट where the similar type of objects are stored in the continuous memory location। तो कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंटिन्यूअस और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है सेम टाइप। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. द एरे इज ऑल्सो कॉल्ड सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। अब देखिए हम लोगों ने एरे तक पढ़ लिया, पर अगर हम लोग कभी आपसे पूछे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम्स के फीचर्स क्या क्या है, तो इसको एक प्रॉपर वे में लिखने के लिए अगर हमको कुछ नोट्स लिखना हो तो हम क्या नोट्स लिखेंगे उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो आप वो नोट्स लिख लीजिए। द क्वेश्चन इज राइट द फीचर्स, द क्वेश्चन इज राइट द फीचर्स of object oriented paradigms। मीन्स स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो पैराडिम्स हैं इनका फीचर्स क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या है कि जो इतना ज़्यादा हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स पे डाइवर्ट हुए, यूज करना शुरू किया। और आजकल अगर आप देख रहे हो तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नई डेवलप हो रही है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लियर है? तो सबसे पहला फीचर जो है वो है emphasize in object oriented data, in object oriented programming, emphasis in object oriented programming is on data rather than the procedure। हम काम किस तरह करेंगे, हम इस पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है जिससे कि यूजेबिलिटी और तमाम सारी की चीजें हम डेटा के साथ आसानी से कैसे मैनेज कर सकें, उसके बारे में हमें ध्यान देना है। क्लियर है? क्लियर है बेटा इतनी बात? Yes, sir. जो दूसरा फीचर है वो है प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। मींस एनी प्रोग्राम which we write in object oriented programming is divided into objects। तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, री इंस्टेंटिएट कर सकते हैं, री एक्सेस कर सकते हैं। तो जो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट की वजह से आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. तीसरा जो पॉइंट है वो है डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन such that they characterize the object।
मीन्स जो डेटा स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पिछली बार भी किया है। तो जो डेटा स्ट्रक्चर है वो जब हम फॉर्म करते हैं, जब हम वो डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसका जो फॉर्मेशन है वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन की तरह होता है। सबकी प्रॉपर्टी होती है, सबके एट्रीब्यूट्स होते हैं, होता है कि नहीं होता है? ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट, अगर हम अगला पॉइंट लें तो मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन डेटा, methods that operates on data of an object are tied together। मतलब वो मेथड कहीं और डिफाइन नहीं होते हैं, वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं, टाइड टुगेदर इन द डेटा स्ट्रक्चर। भाई कहीं और से अगर हम डेटा को कॉल करेंगे तो कॉलिंग टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इससे फायदा क्या हुआ? जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है वो रिड्यूस हो गया कंपैरेटिवली, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज डेटा इज हिडन। डेटा इज हिडन टू whom? एनी एक्सटर्नल फंक्शन। यानी एक्सटर्नली आप उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपने परमिशन ना दे रखी। डेटा इज हिडन एंड कैनॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, सर। sir. ऑब्जेक्ट्स, जो अगला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट, अगर आपस में बात करनी है। अभी आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो उसमें दो चीजें पढ़ते हो, कपलिंग और कोहेजन पढ़ते हो। उसमें एक, जब आप फॉर्मेशन, जब डिजाइनिंग की बात करोगे तो उसमें दो पॉइंट आती है, कपलिंग और कोहेजन। कपलिंग का मतलब ये होता है एक दूसरे पे कितने डिपेंडेंसी है, और कोहेसिव का मतलब ये होता है कि एक साथ किस तरीके से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जो डिजायरेबल क्वालिटी है, जो डिजायर्ड है, जो चाहिए हमको, वो क्या है? हाई कोहेसिवनेस हो और लो कपल हो। हाई कोहेसिवनेस हो और लो कपल हो, जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है। मींस ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मेथड। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं पर मेथड के थ्रू। इंडिपेंडेंटली नहीं करेंगे कि हम किसी को भी कॉल कर लें, किसी मेथड के थ्रू ही हम एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? जो अगली चीज है वो है न्यू डेटा एंड मेथड्स कैन बी इजीली एडेड। नया डेटा, नया मेथड बहुत आसानी से ऐड हो सकता है जब कभी भी हम चाहें, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, सबको एक अलग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बना रखा है। तो हमको मालूम है किस ऑब्जेक्ट में हमको कौन सा ऑल्टरेशन परफॉर्म करना है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेंजेस कैन बी डन इजीली। क्लियर है? ये लिख रहे हो बेटा? क्योंकि ये 5 नंबर का 6 नंबर का अगर सवाल आए तो ये ना हो कि सर क्या लिखे इतने छोटे में। अगली चीज क्या है? The object oriented programming technique follows bottom up approach in a program design। बॉटम अप
program approach in program design. Clear है? क्लियर है? यस सर। सर प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए ये वाला पॉइंट। मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो अगर देखा जाए ये कौन सी अप्रोच यूज करता है, इट यूजेस द अप्रोच ऑफ बॉटम अप अप्रोच. The object oriented programming follows the bottom up approach in the designing of a program. Clear है? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। सर प्लीज फर्स्ट पॉइंट एक बार बता दीजिए, लिख रही थी मैं तो। बेटा पहला पॉइंट ये था कि एम्फेसाइज जो हम करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, एम्फेसाइज का मतलब हम जोर जो देते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो प्रोसीजर पर नहीं देते हैं, वो किस पे देते हैं? डेटा पे देते हैं. कि अगर हमारा डेटा सही तरीके से सही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर हो जाएगा तो हम आसानी से जब चाहेंगे तब उसको कॉल कर सकते हैं. यानी emphasizes is on data rather than procedure. ये पहला पॉइंट था. क्लियर है बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम इस? अब बात आती है डायनेमिक बाइंडिंग की. अब बात आ रही है डायनेमिक बाइंडिंग की. तो डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है? तो डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में 2-3 लाइनें लिख लीजिए. मान लीजिए आपसे 1 या 2 नंबर का सवाल पूछा जाए, व्हाट इज डायनेमिक बाइंडिंग? अमन जी बताइए. भैया अमन है कि चले गए घूमने उमने? आज तो लॉकडाउन है, आज कहाँ घूमने जाओगे भाई? अमन है कि नहीं है? कोई जवाब ही नहीं आ रहा है. और ये तरुण भाई बार बार एंटर कर रहे हैं, क्या हुआ तरुण? तरुण जी, तरुण आ गए? यस सर। क्या हुआ भैया, तुम बार बार एग्जिट हो रहे हो, बार बार एंट्री ले रहे हो, क्या चक्कर है? सर जूम में कुछ प्रॉब्लम थी। तुम एक नया सॉफ्टवेयर ही बना दो यार. नहीं सर, जूम का अपडेट नहीं हुआ था, अपडेट किया तब सही। अच्छा चलो ठीक है. हम कह रहे हैं कि कहीं कोई घूमने उमने तो नहीं चला गया, सब लोग यहीं हैं? कि कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई सवाल पूछो. जैसे अमन श्रीवास्तव जी हैं, दिखाई पड़ रहे हैं. अमन, ये क्या है? ये एनाकोंडा की तरह फुक्कार क्यों मार रहे हो भाई? डर गए भैया, ठीक है रहने दो, हम अपने आप समझ लेंगे. तो हम डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में बात कर रहे थे. हाँ तरुण बेटा बताओ, डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है? ये हमने बहुत खास के पुराने सवाल निकाले हैं जो बहुत लोग पूछते रहते हैं और कई जगह कई बार आ भी चुके हैं, 1-1 नंबर 2-2 नंबर के. तो हम सोचते हैं इसको क्लियर करते हुए चले. तो लिख लीजिए डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में. बाइंडिंग refers
binding refers to the linking of a procedural call binding refers to the linking of a procedural call to the code to be executed in response to the call. अब जैसे मैंने किसी का नाम लिया, जैसे मैंने अंकिता का नाम लिया, तो अंकिता क्या है? एक रैंडम कॉल किया ना मैंने. यस सर. तो इसमें जो अंकिता होगी वो मुझे रिप्लाई करेगी. तो इस तरह का जब प्री डिफाइंड प्रोसेस नहीं होता है, जब रन टाइम पे हम कॉलिंग करते हैं और मेथड जवाब देता है, तो इसको कहा जाता है डायनेमिक बाइंडिंग. क्लियर है? यस सर. यस सर. इसी को आगे लिख लीजिए. द डायनेमिक बाइंडिंग मीन्स that the code associated with a given procedure call is not known until the time of the call at runtime. This feature is associated with polymorphism and inheritance. तो डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि हम किस फंक्शन को कॉल करेंगे, किस मेथड को कॉल करेंगे, ये पहले से डिफाइन नहीं है. रन टाइम पे हम जब कॉल करते हैं तो उसको मालूम होता है कि हम कौन सा मेथड या कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं. क्लियर है? यस सर. अब जो अगली चीज आती है, ये भी बहुत कॉमन सी चीज है. मतलब आज हम थोड़ा कॉमन चीजें पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सालों बाद हम लोग फिर से पढ़ना शुरू किए हैं. आई होप all of you and your family are safe and are in the good health. अनफॉर्चुनेटली बीच में मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी. तो जो अगली बात होती है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एडवांटेजेस क्या है? हम बहुत बार बात करते हैं कि हमको बहुत फायदा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. होता भी है, तभी हम लोग जितनी भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, जितनी भी लैंग्वेज हो, आर लैंग्वेज हो, सारी लैंग्वेजेस बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो रही. और मेरा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रोग्रामिंग पढ़ना पाइथन से स्टार्ट मत करिएगा. ये शायद मैं पहले बता चुका हूं आप लोग. यस सर. क्योंकि जो पाइथन है इट विल डिस्ट्रॉय ऑल योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स. जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आपका हिला के रख देगी.
इतनी आसान होती है, उसमें आप जो है मल्टीपल असाइनमेंट, मल्टीपल चीजें सब इकट्ठा कर सकते हैं। तो तरीका वो सही नहीं है, मतलब तरीका है पर वो सही नहीं है। इजी तो हो जाता है। तो अब हम एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? थ्रू इनहेरिटेंस we can eliminate the redundancy of the code and extend the use of existing classes. ये फायदा है कि नहीं है? सर एक बार पॉइंट रिपीट कर दीजिए। हाँ, पॉइंट Yes, sir. लिखता हूं। थ्रू इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस का यूज करने की वजह से we can eliminate the redundancy of writing the same code again and again, which means we can extend the existing class. मतलब हम एग्जिस्टिंग क्लास को आगे वालों के लिए सपोर्ट जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? Sir, which means के बाद क्या बोला? फिर से बोल देता हूं। थ्रू इनहेरिटेंस वी कैन एलिमिनेट द रिडंडेंसी of the code and extend the use of existing class. मान लीजिए कोई क्लास हमने बनाया है, आगे चल के उस क्लास की जरूरत हमको फिर से पड़ रही है, तो हमको दोबारा नहीं बनाना है, हम उसी क्लास को क्या करेंगे, दूसरे क्लास में एक्सटेंड कर लेंगे। तो हमने वो क्लास कितनी बार बनाया? एक बार। भाई एक बार बनाया, और यूज कितनी बार किया? मल्टी बार करते गए। बात समझ में आई मेरी? भाई बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब जो दूसरी चीज है, यानी दूसरा जो पॉइंट है वो है वी कैन बिल्ड प्रोग्राम्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल। जो स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल्स है उससे हम प्रोग्राम बना सकते हैं that can communicate with one another rather than having to start writing the code from scratch। यानी जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं उनका यूज करके हम उन मॉड्यूल्स को बार बार यूज कर सकते हैं। वो मॉड्यूल्स हमको फ्रॉम स्क्रैच यानी शुरुआत से यूज नहीं करने। क्लियर है? दिस लीड टू सेविंग ऑफ development time and higher productivity क्लियर है बेटा?
ये चीज क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मतलब स्टैंडर्ड मॉड्यूल से बहुत फायदा हो जाता है। तीसरी चीज, द प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग। द प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग हेल्प द प्रोग्रामर to build secure program, that cannot be invaded by सर क्या बोले? इन्वेडेड? हाँ, इन्वेडेड का मतलब होता है हम जाकर कहीं कब्जा कर लें। कैनॉट बी इन्वेडेड बाई कोड in the other parts of the program. मतलब डेटा हाइडिंग में केवल मेंबर मेथड्स के थ्रू हम जो है कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मेथड जो हमारा मेंबर ना हो वो क्या कोड को एक्सेस कर सकता है? No, sir. तो इससे हमारा प्रोग्राम सिक्योर हुआ कि नहीं हुआ भाई? इससे हमारा प्रोग्राम सिक्योर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? Yes, sir. यस सर। अब अगला पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। It is possible to have multiple objects to coexist without any interference. नहीं समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल सी बात है। हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लास है, आपके क्लास में आशीष सर कितने हैं? 2. सर 2। तो दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। और आप दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। यस सर। भाई ऐसे आपसे कोई पूछता है कि कौन वाले आशीष सर पढ़ा रहे हैं, तो आप कहते हो मोटे वाले आशीष सर पढ़ा रहे हैं, यही तो कहते हो। नहीं सर, लैब वाले आशीष सर। अब लैब वाले कहाँ रह गए यार, अब तो यार थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। नहीं वैसे अब तो ये कहोगे ना मोटे वाले आशीष सर। नहीं सर, आशीष सर 2 कहते हैं, आशीष सर। नहीं वो ठीक है, तुम बताना नहीं चाहते हो, हम जानते हैं लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को डिफरेंशिएट कर देते हैं। या कभी कभी कहते हैं कौन से वाले आशीष सर, तो कोई बताता है कोसा वाले आशीष सर, कोई बताता है चीफ वार्डन आशीष सर। तो हम 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, हम लोग की कुछ प्रॉपर्टी सेम है और कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग भी हैं। तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में भी कोड को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। नो सर। हाँ, ये जब हमारा प्रोग्राम मतलब जब हमारा ये सेशन खत्म होगा तो रीजॉइन करेंगे, ठीक है ना बेटा? ओके सर। क्योंकि उसने हमको वार्निंग दे दी है कि आपके 40 मिनट हो गए हैं।
मतलब 30 मिनट हो गए, 10 मिनट बचे हैं। अब अगला पॉइंट, आप लोग सोच रहे होंगे ये पुरानी चीज क्यों पढ़ा रहे हैं। ये पुरानी चीज इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। हमारे बहुत से भाई लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब आता होगा, लेकिन बहुत से भाई लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं भी आता होगा। तो जिनको आता है उनका रिवीजन हो रहा है, और जिनको नहीं आता है उनको आ रहा है। क्लियर है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। No, sir. अब No, अगला no, sir. पॉइंट क्या है, इट इज पॉसिबल टू मैप ऑब्जेक्ट इन द प्रॉब्लम डोमेन। It is possible to map objects in the problem domain to those objects in the program. To those objects in the program. यानी process of debugging means गलती ढूंढना आसान हो गया है। भाई अब आपके पास सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। मान लीजिए कोई एक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो वो एक्शन किस ऑब्जेक्ट के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है, ये आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। Yes, sir. तो इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच इजी टू मैप द ऑब्जेक्ट्स इन द प्रॉब्लम डोमेन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब अगला पॉइंट, इट इज इजी टू पार्टीशन द वर्क। इट इज इजी टू पार्टीशन द वर्क in a project based on object. It is easy to partition the work in a project based on object. अब जैसे आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, अब प्रोजेक्ट में आप लोग के ग्रुप बनाए जाएंगे। आप क्या सोचते हो ग्रुप कैसे बनाए जाएंगे? कोई आइडिया? No, sir. No, sir. देखो अभी तो आप लोगों से मुलाकात करने का टाइम ही नहीं मिला है। नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते थे सर, जब आपको पढ़ाते थे तो आप लोगों में हमको बहुत से लोग ऐसे मिलते थे जिनमें आपस में बहुत मोहब्बत होती थी। मोहब्बत का मतलब समझ रहे हो, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे। सक्षम ने कहा ऐसी की तैसी प्रविशी से तो हम बात ही नहीं करेंगे, दिखाई नहीं पड़ना मुझको। तो ये हमको दिखाई पड़ गया, तो हमने ग्रुप जो बनाया तो प्रविशी और सक्षम का ग्रुप बना दिया। तो अब दोनों का काम कैसा होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा? बताइए। खराब सर होगा उन्हीं सर। दोनों से पूछ लीजिए। नहीं खराब होगा सर। है खराब होगा? अरे क्यों खराब होगा भैया, नंबर आपके जाएंगे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब दोनों को आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसको एक टर्म कहा जाता है। ये सबसे पहले हमने क्या क्या हुआ, फॉर्मिंग, फिर हुआ स्टॉर्मिंग, फिर हुआ नॉर्मिंग, नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर हुआ परफॉर्मिंग, और फिर हुआ फिर हम आपस में डिवाइड हो जाते हैं।
FSNPA कहते हैं इसको। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिद्धांत है, क्योंकि कभी भी जब आप किसी भी IT कंपनी में जाएंगे तो आपके जो ग्रुप मेंबर होंगे वो आपसे पूछ के नहीं रखे जाएंगे। रखे जाएंगे? नहीं सर। हो सकता है उनकी लैंग्वेज ही आपको नहीं मालूम हो, तो आप वहां कैसे कोप अप करेंगे? हम तो यहाँ आपको यही सब तो सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रखा है तो हम प्रोजेक्ट को आसानी से पार्टीशन कर सकते हैं, यानी अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ए ऑब्जेक्ट वाला जो हमारा सेक्शन है उसको सक्षम करेंगे और बी ऑब्जेक्ट वाले जो हमारा पार्टीशन है उसको प्रविष्टि करेंगी। तो अब दोनों को अलग अलग चीज मिल गई, तो दोनों क्या अब एक दूसरे के प्रोजेक्ट में इंटरफेरेंस तो करेंगे नहीं। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप प्रोजेक्ट को बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते थे। क्लियर है? Yes, sir. अब अगला पॉइंट, अब आप इसमें देख रहे हो बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ये क्वेश्चन कोई छोटा नहीं आएगा, अगर ये आएगा तो अच्छे खासे नंबर का आएगा। अगला पॉइंट, द डेटा सेंटर्ड डिजाइन अप्रोच। यहां आपको सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज बेस्ड ऑन डेटा रादर ऑन प्रोसीजर, यही कहा था ना? यस सर। Yes, sir. तो द डेटा सेंटर्ड डिजाइन अप्रोच enable us to capture more detail of a model in an implementable form. सर एक बार रिपीट कर दीजिए पॉइंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द डेटा सेंटर्ड डिजाइन अप्रोच, द डेटा सेंटर्ड डिजाइन अप्रोच। ये बात समझ में आई? मीन्स यहां प्रोसीजर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, यहां पे कौन सी अप्रोच है? डेटा सेंटर्ड डिजाइन अप्रोच इनेबल, यानी हमको फायदा करती, इनेबल अस टू कैप्चर more detail of the model in an implementable form, यानी जिस प्रॉब्लम डोमेन को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे डेटा ओरिएंटेड अप्रोच की वजह से हम प्रोसीजर्स को बाद में ध्यान में रखते हैं, इसलिए जो हमारा डिजाइन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है और हम प्रॉब्लम को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. अब रीजॉइन करेंगे, अभी खत्म हो सकता है, रीजॉइन करेंगे।